Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about the system of linear equation and its question. So first corollary है, let ax equal to b be a system of m linear equation in n unknown if a dash b dash is obtained from a b by a finite number of elementary row operation, then the system a dash x equal to b dash is equivalent to original system. मतलब ये बोल रहा है कि अगर हम a और b पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के ये मैट्रिक्स ऑब्टेन करते हैं ए डैश बी डैश, तो जो इसके जो सॉल्यूशन होंगे मेरे ए डैश एक्स इक्वल टू बी डैश, वो इक्विवेलेंट होंगे ए एक्स इक्वल टू बी के। और किससे? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म करके बना रहे। तो अगर मैं सपोज कर लेता हूँ ई वन ई टू अप टू ई एन, फाइनाइट नंबर बोला है इसने, एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ए डैश जो बन रहा है मेरा, वो बन रहा है ई वन ई टू अप टू ई एन ए। और जो बी डैश बनेगा वो होगा ई वन ई टू अप टू ई एन बी। तो यहाँ से मैं अगर ये एज्यूम कर लेता हूँ, ये जो मैट्रिक्स है उसको एज ए सी दे देता हूँ, सी इक्वल टू लेट ई वन ई टू अप टू ई एन। और एलिमेंट्री मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर मैं कोई एक मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है, सी इज इन्वर्टिबल, देन ax equal to b is equivalent to cax equal to cb। तो अब सी एल, ये जो मैट्रिक्स है मेरी, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस है, और एलिमेंट्री मैट्रिसेस इन्वर्टिबल होता है, मीन सी भी इन्वर्टिबल होगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, ए डैश बी जो होगा वो मेरा होगा सी ए सी बी। और यहाँ ये जो है वो इन्वर्टिबल है, तो मेरा जो सिस्टम बना वो बन गया सी एक्स इक्वल टू सी बी। एंड और जो सिस्टम दूसरा था वो ए एक्स इक्वल टू बी है, यहाँ पे सी इन्वर्टिबल है। तो प्रीवियस थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, सी ए एक्स इक्वल टू सी बी इक्विवेलेंट टू ए एक्स इक्वल टू बी। यही प्रूफ करना था, दोनों इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट थ्योरम में, सॉरी नेक्स्ट डेफिनेशन है रिड्यूस रो आइक्लन फॉर्म। सो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रिड्यूस रो आइक्लन फॉर्म if the following three conditions are satisfied. So a row containing a non-zero entry above the row in which all the entries are zero means, ये क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास ये ले रहे हैं ना तो ये अलाउ है, बट अगर हम ये ले लिए ना तो ये हम रिड्यूस रो आइक्लन फॉर्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरा ये बोल रहा है कि जो नॉन जीरो रो होती है ना वो ऊपर होनी चाहिए, और जो जीरोस होती है वो नीचे होनी चाहिए। तो फर्स्ट ये कंडीशन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच रो इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। मीन्स ये बोल रहा है अगर मेरे ये है नॉन जीरो एंट्रीज फर्स्ट रो में, और अगर ये ले लिया मैंने तो ये अलाउ नहीं है। मीन्स ये होना चाहिए कि जहाँ पे भी फर्स्ट रो मेरी, ये जैसे वन हो गया, ये यहाँ पे अब ये आ गया तो ये भी अलाउ नहीं है, क्योंकि सेकंड रो में क्या है, यहाँ पे नॉन जीरो है, बट इसके नीचे भी नॉन जीरो आ गया सेम कॉलम में, ये नहीं आना चाहिए। तो मीन्स ये इस टाइप से हो सकता है ये। नेक्स्ट थर्ड है द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन इच रो इज वन एंड इट ऑकर इन द कॉलम टू द राइट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन द प्रेसिडिंग रो। मतलब ये बोल रहा है कि जो पिछली रो में नॉन जीरो एंट्री आ गई ना, उसके बाद जो नेक्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री आ रही है ना, वो कहाँ आनी चाहिए, इस कॉलम के बाद आनी चाहिए, उससे पहले नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे जो मेरा नॉन जीरो एंट्रीज होगी फर्स्ट, वो एज ए वन होगी। तो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम बोलते हैं कि वो रैंक रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म में है। सो नेक्स्ट है ए एक्स इक्वल टू जीरो सिस्टम है अगर मेरा, तो उसको यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब मेरा रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए हो, वो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए के। मतलब मेरा रैंक ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए के। तो उस केस में हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन होता है, और जो सॉल्यूशन होगा वो
ज़ीरो वेक्टर होगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा? जब रैंक ऑफ ए लेस देन होगा नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए। मीन्स नंबर ऑफ जो रैंक है ना, वो नंबर ऑफ कॉलम से लेस हो जाए, तो उस केस में हम बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जब मेरा जो एंट्रीज आ रही है ना, वो इनफाइनाइट फील्ड से आनी चाहिए उस केस में, तब ये इनफाइनाइट होंगे, अदरवाइज डिपेंड करेगा फील्ड की कार्डिनलिटी पे। सो नंबर ऑफ एलआई सॉल्यूशन कितने होंगे? तो नंबर ऑफ एलआई सॉल्यूशन के लिए क्या है, सिस्टम ए एक्स इक्वल टू जीरो है ना, तो ये क्या शो करता है, कर्नल को। तो कर्नल की डायमेंशन जितनी होगी वही, तो कर्नल की डायमेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं, नलिटी से। नलिटी ऑफ क्या होगी, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ होती है, इसलिए नंबर ऑफ एलआई सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए माइनस रैंक एक इक्वल। नेक्स्ट है ए एक्स इक्वल टू बी। तो कंसिस्टेंट कब बोलते हैं, जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो। इनकंसिस्ट कब बोलते हैं, जब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो। मीन्स रैंक ऑफ ए प्लस वन इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मीन्स। तो कंसिस्टेंट के केस में यूनिक सॉल्यूशन कब बोलेंगे, जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, वो किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। ये हम, ये कहाँ से यूनिक होगा, क्योंकि जो मेरी नल स्पेस की डायमेंशन होगी वो जीरो हो जाएगी, और सॉल्यूशन सेट क्या होता है, एस प्लस के एच। तो यहाँ से मेरा के एच में ज़ीरो वेक्टर ही होगा, तो ये जो ज़ीरो वेक्टर के साथ एडिशन करेंगे तो एस इटसेल्फ आ जाएगा, तो इसलिए के इक्वल टू ओनली एक ही सॉल्यूशन आ रहा है ना, के में एक ही वेक्टर है, तो इस वजह से यूनिक सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो, वो किससे लेस हो, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए से। तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और हमारा जो फील्ड जहाँ से एंट्रीज आ रही है ना, वो इनफाइनाइट होना चाहिए, तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और नंबर ऑफ एलआई सॉल्यूशन कितने होते हैं, ए एक्स इक्वल टू पी केस में, नम जो हमारी डायमेंशन होती है ना, नलिटी, नलिटी जितनी होगी उतनी प्लस वन होगी। वन क्यों होगी एडिशनली, क्योंकि जो सॉल्यूशन ए एक्स इक्वल टू बी है, नलिटी क्या करेगा, ए एस इक्वल टू, अगर मेरा सॉल्यूशन है तो ए एस इक्वल टू बी को सेटिस्फाई करेगा, और नलिटी में जो जो वेक्टर आएंगे ना, वो इसके साथ ऐड होते जाएंगे ना, तो वो सारे आपस में एल आई होंगे। इस वजह से नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ ए प्लस वन हो जाता है। अगर मेरा ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो ए एक्स इक्वल टू बी में यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, हम कोई पिछले थ्योरम प्रूफ कर रहे थे कि यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इन्वर्टिबल होता है। इन्वर्टिबल है मीन्स डिटरमिनेंट नॉन जीरो, और डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो और सॉल्यूशन किस टाइप का होता है, ए इनवर्स बी टाइप का। और इफ बी इक्वल टू जीरो है, तो जो मेरा ए एक्स इक्वल टू होमोजेनियस सिस्टम हो गया। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट जीरो हो इस केस में। सो अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेट ए बी ए एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स, लेट बी बी ए एन एन क्रॉस वन वेक्टर, सपोज ए एक्स इक्वल टू बी हैज नो सॉल्यूशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। मतलब हमारे पास एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स गिवन है, रियल मैट्रिक्स है, और बी वेक्टर गिवन है। तो ये बोल रहा है कि ए एक्स इक्वल टू बी हैज नो सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू बी है और उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, मीन्स, और एन क्रॉस एन की, तो वो क्या इम्प्लाई करता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो होगा। अगर क्योंकि डिटरमिनेंट नॉन जीरो हुआ, तो यहाँ हम अभी ये रिजल्ट देखे थे ना कि यूनिक सॉल्यूशन होता है, बट यहाँ पे कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मीन्स डिटरमिनेंट जीरो होगा। अगर मेरा डिटरमिनेंट जीरो हो गया, तो अब फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है देयर एग्जिस्ट एन एन क्रॉस वन वेक्टर सी सच दैट ए एक्स इक्वल टू सी हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी सी सच दैट ए एक्स इक्वल टू सी हैज नो सॉल्यूशन। If y is the first column of A, then Ax equal to y has a unique solution, और डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू जीरो। तो अब हमारा जो Ax इक्वल टू बी है, उसका एक भी नो सॉल्यूशन है, तो डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो। तो ये ऑप्शन तो ट्रू हो गया। अब हमारे पास में अगर कोई सा भी एक एग्जिस्ट एक वेक्टर लेता हूँ, Ax इक्वल टू सी, बट अगर यूनिक सॉल्यूशन हो गया, अगर हम सपोज कर लो यूनिक सॉल्यूशन है, तो डिटरमिनेंट क्या वो क्या अप्लाई करेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। बट हमारे केस में तो डिटरमिनेंट जीरो है, तो कभी भी ये ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती कि इसका यूनिक सॉल्यूशन हो, तो फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स। ये फोर्थ ऑप्शन में भी, थर्ड ऑप्शन में भी यूनिक बोल रहे, तो वो भी फॉल्स। अब देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी सी सच दैट ए एक्स इक्वल टू सी हैज ए नो सॉल्यूशन। जब भी मेरा बी नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा मेरा, कि अगर मेरा बी नॉट इक्वल टू जीरो हो गया,
तो उस केस में Ax इक्वल टू B जो बनेगा उसमें डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो है, तो इसके पास नो सॉल्यूशन होगा, तो ये ट्रू हो गया। और अगर ये ज़ीरो हो गया तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएंगे, डिटरमिनेंट ज़ीरो। तो ये जस्ट ऊपर ये रिजल्ट पड़ा था। If A is n cross m matrix and B is the n cross 1 vector such that Ax equal to B admit a unique solution, then अगर मेरा A सिस्टम है n क्रॉस m का, तो हमें यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A। रैंक क्या है मेरी मैट्रिक्स की? वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल। तो यहाँ से मुझे रैंक ऑफ A कितनी मिल गई? m। और रैंक ऑफ A लेस देन होती है मिनिमम ऑफ m कॉमा n कॉमा m। और रैंक मेरी m में वो क्या इम्प्लाई कर रही है? m लेस देन n। तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे। इफ A इज n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर Z, B क्या है? B1 अप टू Pn मैट्रिक्स विथ इंटीजर entries, suppose Ax equal to B has a solution in Cn, then Ax equal to B has a solution in Rn, Ax equal to B has a solution in Qn, Ax equal to B has an integer solution, or if B not equal to 0, then A has positive rank. So over C solution exist करता है, तो रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी, क्योंकि ओवर C सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और Z सबसेट होता है Q, वो सबसेट होता है R का। अगर मेरे पास ये कंडीशन बन रही है, तो ये Z सबसेट है Q का, तो ओवर Z क्यू भी जो इसकी रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ ए बी होगी वो सेम होगी, तो इस केस में भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मेरा रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होगा इन केस ऑफ Qn। तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया अगर रैंक इक्वल है तो। इनफाइनाइट होगा या फाइनाइट यूनिक होगा उस पर कमेंट नहीं कर रहे, बट सॉल्यूशन तो होगा। और इसी तरह आर एन के लिए भी होगा। और इंटीजर सॉल्यूशन होगा क्या? अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूँ 2 0 0 xy इक्वल टू 1 0, तो यहाँ से 2x इक्वल टू 1 आया, वो क्या इम्प्लाई करेगा? x इक्वल टू 1/2। वो इंटीजर नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। और इफ b नॉट इक्वल टू 0, देन a हैज पॉजिटिव रैंक। अगर मेरा हम सपोज कर लेते हैं रैंक ऑफ a इक्वल टू 0, पॉजिटिव नहीं है तो 0 होगी, तो रैंक ऑफ a और नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बी नॉन जीरो है, तो इसकी कुछ ना कुछ रैंक हो जाएगी, और ये जीरो मैट्रिक्स हो गई ना, इम्प्लाई ए इज जीरो। तो यहाँ से रैंक ए और रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल हो गई ना, तो उस केस में मेरा क्या होगा? सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट ये बोल रहा है ए एक्स इक्वल टू बी एज ए सॉल्यूशन, तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो मीन्स कोई ना कोई इसकी कुछ ना कुछ तो रैंक होगी, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी ए 5x4 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज सच दैट the space of all solution of the linear system axt equal to 1 2 3 4 5 transpose is given by 1 plus 2s 2 plus 3s 3 plus 4s 4 plus 5s का ट्रांसपोज such that s belongs to R, then the rank of A is equal to। हमें पूछ रहा है कि A मेरे पास 5x4 की रियल मैट्रिक्स है और इस टाइप से सिस्टम गिवन है, और ये उसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सेट को डिफाइन कर रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या लिख रहे हैं? A 1 plus 2s 2 plus 3s 3 plus 4s 4 plus 5s, ये वो किसको सेटिस्फाई करेगा? 1 2 3 4 5। और अगर मैं इफ s इक्वल टू 0 ले लेता हूँ r से, तो r के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या शो करेगा? a 1 2 3 4, वो किसके इक्वल होगा? 1 2 3 4 5। तो ये जो मेरा होगा वो s होगा। अब मेरा जो s k प्लस h होता है ना, और k प्लस h में क्या होगा? नल स्पेस में s टाइम्स 2 3 4 5।
सच दैट एस बिलोंग्स टू आर। इसकी डायमेंशन कितनी है? 1। तो हम पढ़े थे ना, नलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ ए होता है। यहाँ से नलिटी 1 गिवन है और नंबर ऑफ कॉलम 4 थे, रैंक कितनी आएगी वो फाइंड करनी है। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 हो गया, तो ऑप्शन बी ट्रू। नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5, x प्लस 2y माइनस के जेड इक्वल टू 4, वेयर k बिलोंग्स टू r हैज ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये मेरे पास क्या है? 3x3 का सिस्टम है, ये 3x3 है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल रहा है। अगर मेरे पास ये इन्वर्टिबल होता है तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो उस केस में क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन है बोल रहा है, तो मीन्स डिटरमिनेंट 0 होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इम्प्लाई करेगा डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो ये जो मैट्रिक्स है, हमें के को फाइंड करना है, तो हमारा जो ये इसका डिटरमिनेंट है वो क्या होना चाहिए? 0। तो हम फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करके के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 3k प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2k प्लस 1 प्लस 1 4 माइनस 3। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? -3k प्लस 2 प्लस 2k माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ से इक्वल टू 0 होगा, वो इम्प्लाई करेगा -k प्लस 2 इक्वल टू 0, इम्प्लाई करेगा k इक्वल टू 2। तो ये थर्ड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a 1 3 5 a 13 0 1 7 9 b 0 0 1 11 15 where a b belongs to r, choose the correct statement। जो मेरी मैट्रिक्स है ये इस टाइप से गिवन है, अब हमें क्या क्या करेक्ट ऑप्शन है चूज करना है। देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द कॉलम ऑफ ए आर एल आई। देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच ए एक्स इक्वल टू 0 हैज एक्स 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। मतलब ए एक्स इक्वल टू 0 का एक्स इक्वल टू 0 ही ओनली सॉल्यूशन होगा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द रोज ऑफ ए स्पान ए 3 डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ R5। देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच रैंक इक्वल टू 2। हमें ये पता करना है। तो अगर मेरी मैट्रिक्स की साइज है 3x5, तो इसकी जो रैंक होगी वो लेस देन होगी मिनिमम ऑफ 3,5। तो रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू होगी 3। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ 5 कॉलम है, तो वो कभी एल आई नहीं हो सकती। अगर 5 एल आई हो गई तो रैंक एटलीस्ट तो 5 होगी, बट ये हमारी रैंक तो लेस देन इक्वल टू 3 है इस केस में, तो 5 एल आई नहीं हो सकते, तो ये फॉल्स हो गया फर्स्ट। सेकेंड ऑप्शन है, देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच ए एक्स इक्वल टू 0 हैज एक्स इक्वल टू 0 ओनली सॉल्यूशन। ओनली सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए? रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए होना चाहिए, बट यहाँ पे मेरी रैंक क्या है? लेस देन इक्वल टू 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 5 है, तो लेस देन इक्वल टू रैंक जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 5 है, वो इक्वल नहीं है, मीन्स ये कभी यूनिक नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम है। तो फॉर लास्ट ऑप्शन है, देयर थर्ड ऑप्शन है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द रोज ऑफ ए स्पान है 3 डायमेंशनल। तो मेरा जो सिस्टम था 1 3 5 A13 0 1 7 9 B 0 0 1 11 15। अब हम इस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? जो मैं कॉलम है C2 उसको रिप्लेस करूंगा C2 माइनस 3 टाइम्स C1, C3 को रिप्लेस करूंगा C3 माइनस 5 टाइम्स C1, C4 को रिप्लेस करूंगा C4 माइनस ए C1, C5 को रिप्लेस करूंगा C5 माइनस 13 C1,
तो इससे मुझे मिल जाएगा 1 0 0 0 0 0। इसी टाइप से मैं क्या करूँगा, सेम इस 1 की हेल्प से इनको 0 बना दूँगा, तो ये मेरा आ जाएगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 0 0 1 और ये 0, इसकी हेल्प से इनको 0 बना देता हूँ, तो ये बन गए। तो मेरी जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक क्या आ गई, 3। तो ये 3 डायमेंशनल सबस्पेस को जनरेट करेगा। और ये क्या है, देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। मतलब हम कोई सी भी वैल्यू ले लेना ए और बी को, फिर भी रैंक 3 रहेगी, तो 2 नहीं हो सकती, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी ए 5x4 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज सच दैट ax इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0। मीन्स ये बोल रहा है ax इक्वल टू 0 है इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है ये। Where x is a 4 cross 1 vector and 0 is the null vector, then the rank of A is, मतलब यहाँ से मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। और यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये जो सिस्टम है ना मेरा, उसमें क्या है, जो नल स्पेस ऑफ ए है ना, उसमें ओनली 1 वेक्टर होगा, 0 वेक्टर। तो नलिटी कितनी होगी, नलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0। और हमें रिलेशन पता है, नलिटी ऑफ ए इक्वल टू होता है एन 4, यहाँ पे 4n, 4 माइनस रैंक ऑफ ए, नलिटी 0 है, तो 0 4 माइनस रैंक ए। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा रैंक ऑफ ए इक्वल टू 4। तो ये ऑप्शन फर्स्ट ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ रैंक एन विथ रियल एंट्रीज, choose the correct statement। ax equal to b is a solution for any b। ax equal to 0 does not have a solution। ax equal to b has a solution, then it is unique। और y dash a equal to 0 for some non-zero y। तो हमारे पास सिस्टम क्या गिवन है, a गिवन है m क्रॉस n और रैंक ऑफ a है n। तो रैंक ऑफ a, यहाँ पे अगर मैं सिस्टम को इस टाइप से ले लूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0, और जो यहाँ पे मेरी रैंक क्या हो रही है इस केस में, 3, वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। बट अगर मैं ए ऑगमेंटन बी बना रहा हूँ, बी में ये ले रहा हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0, और जो बी ले रहा हूँ वो 0 0 1 ले लिया, तो इस केस में इसकी रैंक कितनी आ गई, 4। और यहाँ पे 3 आ रही, तो सोल्यूशन नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ax इक्वल टू डी डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन, मतलब ये बोल रहा है कि ax इक्वल होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट होमोजेनियस सिस्टम का हमेशा सॉल्यूशन होता है, या तो इनफाइनाइट होगा या यूनिक होगा। बट क्योंकि रैंक ऑफ a इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमेशा ही होगा ना, क्योंकि ये 0 वेक्टर है, तो 0 वेक्टर ऐड करने से रैंक पे कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, तो ये फॉल्स हो गया। इफ ax इक्वल टू b हैज ए सॉल्यूशन देन इट इज ए यूनिक। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है मींस रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा। और रैंक ऑफ ए कितनी है, n, वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल। तो यहाँ से इस ट्रू हो जाएगा। ये क्या है, y डैश a इक्वल टू 0 फॉर सम नॉन जीरो। अगर मैं ए मैट्रिक्स को 1 0 0 1 ले लूँ, तो मैं कोई सा भी y लूंगा, अगर वो नॉन जीरो है तो इनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो आएगा, तो इस केस में ये फेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इक्वल टू 0 वेयर a इज n m cross n real matrix and n greater than m, then which of the following statement are always true? ax equal to c has a solution, ax equal to 0 has no non-zero solution, ax equal to b has a non-zero solution, dimension of the space of all solution is at least n minus m, so ax equal to 0 has a solution। मतलब मेरा जो होमोजेनियस सिस्टम होता है ना,
उसका या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइट होता है। क्यों? क्योंकि रैंक ऑफ ए करेंगे वो इक्वल होगा रैंक ऑफ ए कॉमा जीरो। अब जीरो वेक्टर के इफेक्ट से रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ए और ऑगमेंटन ए की रैंक सेम होगी, तो इस वजह से सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। हैज नो नॉन जीरो सॉल्यूशन और हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन की पूछ रहा है ये, तो जो एक्स इक्वल टू ये है और हमारे पास क्या करे, एन ग्रेटर देन एम गिवन है ना हमें, तो जो नलिटी होती है, नलिटी ऑफ ए वो होगी एन माइनस रैंक के, और मेरी जो रैंक होगी ए की वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम कोमा एन, और एम स्मॉल है ना, एन ग्रेटर देन एम दिया है, तो यहाँ से ये आ जाएगा रैंक ऑफ ए। अब मैं इसमें दोनों टाइम माइनस से प्रोडक्ट कराऊंगा, तो रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन होगा माइनस एम। अब मैं एन ऐड कर देता हूँ दोनों में, तो यहाँ से ये इनइक्वलिटी बन गई ना, एन माइनस रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन एन माइनस एम, तो यहाँ से मुझे एन माइनस एम मिल गया, वो ग्रेटर देन जीरो। तो नल स्पेस जो नलिटी है ना, नलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो होगा, और यही होता है डायमेंशन ऑफ के, करस्पॉन्डिंग होमोजेनियस सिस्टम की डायमेंशन, तो वो आ रही है ग्रेटर देन जीरो, मीन्स नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तभी तो एल आई होगा, वो एक वेक्टर आएगा वो, तो ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ से एटलीस्ट एन माइनस एम, ये भी प्रूफ हो गया इस थ्योरम से, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगर कोई क्यूरीज हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।